हाय एवरीवन। आज हमारा लेक्चर होने वाला है हिस्ट्री का 13 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत को, जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। आपने देखा हमने लास्ट लेक्चर में दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी को कवर किया। आज हम अपना पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें हम कंप्लीट दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे। देखो, जो ये हमारा अर्जुन बैच है डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप साथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, सभी के लिए उतना ही यूजफुल है। हर चीज को हम डिटेल में और अच्छे से करके चल रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में कोई भी सवाल बने ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ के आना पड़े, आपको वो ना आता हो। हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर यही है कि आपको हम पेपर ओरिएंटेड, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी फालतू कराएं जो नोट डाउन करने को नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट समझने के लिए समझ लो, बाद बाकी का हम आपको सारी चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही यहाँ पर करा रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो देखो, हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कैसे यहाँ पर खलजी डायनेस्टी का डेक्लेनेशन शुरू हो गया था अलाउद्दीन खलजी के डेथ के बाद, क्योंकि उसके बाद कोई कॉम्पिटेंट रूलर नहीं आ पाया, कोई स्ट्रांग रूलर नहीं आ पाया। उसके जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, दो रूलर राज तो करते हैं लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। और लास्ट में जब 1320 एडी में खुसरो खान दिल्ली का सुल्तान बनता है खलजी डायनेस्टी से, तो वहाँ पर सबको पता चल चुका था कि भाई ये वीक पड़ चुके हैं, बहुत सारे रूलर्स खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पे हमला कर देता है और यहाँ पर खुसरो खान को डिफीट करके उसको मार देता है और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी की नींव रखता है। यहाँ पर एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है। उस डायनेस्टी का नाम होता है यहाँ पर द तुगलक डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1320 एडी से लेके 1412 तक थी वैसे तो, लेकिन 2 साल तक किसी ने राज नहीं किया, तो कहीं कहीं 1414 तक हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक दो रूलर्स इसके जब भी कहीं ना कहीं रूलिंग में थे। तो अगर आपका 1412 हो ऑप्शन में तो वो भी सही होगा, या 1414 दिया हो इनका रीन का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1414 तक भी सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में एग्जामिनर कभी नहीं देगा। तो ऐसे सवाल क्रिएट मत करने लग जाना दिमाग में कि भैया अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो फिर किस पे लगाएं। ठीक है, तो फिर आप लगाना 1412 पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी के बारे में। हमें पता चल चुका है कि घियासुद्दीन तुगलक ने कैसे खुसरो खान को डिफीट करके यहाँ पर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। और ये तुगलक पूछा जाए कि आपसे ये तुगलक कौन है, तो बेसिकली ये भी एक इंडिया के ही रीजन में उस वक्त रूल कर रहे थे, और ये इनको बोल सकते हो ये तुर्क इंडियन ओरिजिन के थे। किस ओरिजिन से थे? तुर्क्स और इंडियन ओरिजिन मिला के आप बोल सकते हो। तुर्क्स इंडियन ओरिजिन के ये तुगलक थे। ठीक है, इन्होंने अपने सरनेम पे ही यहाँ पर एक डायनेस्टी फाउंड की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं घियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, अगर कभी आपसे पेपर में पूछे और वहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक की जगह गाजी मलिक ऑप्शन में हो तो कभी कंफ्यूज मत होना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक के से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जो अक्सर अगर आपके पेपर में एग्जामिनर पूछे तो देखो, ये तुगलकाबाद सिटी बनवाता है। और अगर आप कभी आपसे ये पूछे कि तुगलकाबाद सिटी या फोर्ट के बारे में पूछे कि फोर्ट किसने बनवाया, तो तुगलकाबाद फोर्ट भी यही बिल्ड कराता है। तो तुगलकाबाद सिटी और तुगलकाबाद यहाँ पर शहर का निर्माण कौन कराता है? मतलब यहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक कराता है, मतलब गाजी मलक कराता है। अच्छा, इसे एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट रहा था, और अगर आप तुगलक डायनेस्टी के या रूलर्स देखोगे ना, एग्रीकल्चर में सबको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहा है। और ये मानो कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी बहुत किया है। अभी हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोलेंगे, पढ़ेंगे, जिसको मतलब जिसने बहुत कंस्ट्रक्शन किया था, बहुत सारे शहर कैनल्स वगैरह बनवाए थे। अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हमें 3 रूलर के बारे में पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, एक इसका बेटा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, एक उसका कजन आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने ये देख लिया कि ये तुगलकाबाद सिटी बनवाता है, तुगलकाबाद फोर्ट बनवाता है, साथ में यहाँ पर ये बटाई सिस्टम भी यहाँ पर शुरू करता है। और एज सच यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है घियासुद्दीन तुगलक हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हाँ देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मुगल जो आपका ये दिल्ली सल्तनत थी, इस टाइम पर मुगल्स का जो एक तरह से मान सकते हो कि जो हमला था, जो एक मानो कि जो अपना इंडियन वेस्टर्न रीजन है ना, जो नॉर्थ इंडियन वेस्टर्न नहीं सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, वहाँ फॉरेन इन्वेजन होता ही रहता था। वहाँ पर कोई ना कोई आके अरब कंट्री से उधर की साइड से आके कोई ना कोई अटैक करता रहता था।
तो वो सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ जगह थी, लोकेशन थी, ये मान सकते हो। लाहौर, काबुल, पंजाब, ये वाला जो रीजन था। तो यहाँ मंगोल्स भी हमला करते रहते थे, और इनको इनसे डिफेंड करने के लिए दिल्ली सल्तनत को इसने बहुत हार्श पॉलिसी भी बनाई थी। अब वो डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एक बार फिर बोलूँगा कि हम यूपीएससी नहीं जा दे रहे, जो कि हम उन हार्श पॉलिसी के बारे में पढ़ें। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप जानते हो बाइजेस्ट फूल के नाम से, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ के नाम से। अब देखो, बहुत सारे लोग अपनी अपनी मानसिकता हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने हिस्टोरियंस ने अपने अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर किए हैं। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करते हुए दिखेंगे, बहुत सारे लोग इसकी बुराई करते हुए दिखेंगे कि भाई इतना, मतलब इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आपके डिसीजन इतने कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ ट्राई करता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करता रहना चाहिए। फेलियर भी मिलते हैं, वो बात ठीक है। ऐसे ही इसकी लाइफ में इसने बेचारे ने बहुत, अगर आप देखोगे ना, एक्सपेरिमेंट करने के मामले में बहुत बोल्ड था बंदा, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। बस इसका नसीब इतना खराब निकला। बहुत होशियार था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक को बाइजेस्ट फूल बोला जाता है, मतलब बुद्धिमान मूर्ख, एक तरह से हम इसको नाम दे रहे हैं। तो बुद्धिमान तो बहुत था, लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट रहे, जो इसके चीज़ें इसने करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो फेल हो गई, कहीं ना कहीं वो इसी पे भारी पड़ गई। इसलिए हम इसको बाइजेस्ट फूल बोलते हैं। अभी वो चीज़ें भी देखेंगे अभी। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो यार फेल हो जाओ लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि एक इसका एक्सपेरिमेंट था, इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया था दिल्ली से दौलताबाद। अब देखो, दिल्ली नॉर्थ वाले रीजन में, दौलताबाद आपको किधर मिलेगा देखने में? महाराष्ट्र वाले रीजन में, डेक्कन वाले रीजन में। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इसके डिसीजन को गलत बताते हैं, लेकिन इसकी मानसिकता क्या रही उस वक्त, अगर हम उसको जाने तो इसकी मानसिकता ये थी कि हाँ भाई, मैं दौलताबाद बनाता हूँ, देवगिरी जो फोर्ट था दौलताबाद, वहां पे मैं अपनी कैपिटल बनाता हूँ। उसके पीछे मेन रीजन पता है इसका क्या था? कि मैं नॉर्थ में भी अच्छे से रूल कर पाऊंगा, मैं साउथ में भी अच्छे से रूल कर पाऊंगा। लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उस वक्त साथ में सोच के चलनी चाहिए थी कि भाई, अगर आप, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, जो भाई मैं बैंक की भी तैयारी कर लूंगा, मैं एसएससी की भी तैयारी कर लूंगा, तो वो बच्चा ना बहुत परेशान रहता है। वो ना अच्छे से बैंक कर पा रहा होता है, और ना ही अच्छे से एसएससी कर पा रहा होता है। अब वही, ये जो सेम सिनेरियो साथ किसके होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के। अब इसने यहाँ कैपिटल तो शिफ्ट कर ली दौलताबाद। अब ये ना तो अच्छे से रूल दिल्ली में कर पा रहा है, जो कि उस वक्त सबसे मेन था। मतलब इंडिया में रूल करने का मतलब, साउथ में जो रूलर थे उनका आपने इतना नाम नहीं सुना, साउथ में इतने रूलर्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा, या साउथ में बहुत बड़ी डायनेस्टीज उभर के नहीं आई। क्योंकि ये माना जाता था कि इंडिया में रूल मतलब, अगर आप नॉर्थ में रूल कर रहे हो तो पूरी इंडिया में आप रूल कर रहे हो। तो भाई, ये साउथ के चक्कर में इसका ये जो दिल्ली वाला रीजन था ना, जो ये दिल्ली वाला जो मेन, एक तरह से नॉर्दर्न का जो मेन पार्ट था, जहां पर अगर आप रूल करो तो पूरी इंडिया पर रूल माना जाता था, कहीं ना कहीं इसके हाथ से वो भी निकलता जा रहा था। ना ये साउथ को अच्छे से कर पा रहा था कंट्रोल, ना ही दिल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। तो फिर ये वापस से अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि इसका एक तरह से जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, जो इसकी सोच थी कि मैं उधर भी कंट्रोल कर लूंगा उधर भी, वहां पर ये फेल हो जाता है। और बहुत सारी जैसे इसने चीज़ें की, जैसे इस ये एक टोकन करेंसी। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे कि फर्स्ट सुल्तान जिसने टोकन करेंसी का, फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ध्यान रखना, टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ठीक है। पहला सुल्तान था जिसने ब्रॉन्ज की टोकन करेंसी चलाई थी। अब इसे, ये डिसीजन भी इसका महंगा पड़ गया। एक तो ये बताते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस की, जो टोकन करेंसी थी ना, जैसे जो इसकी प्राइस मार्केट में रखी गई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में उससे ज़्यादा इसकी जो वैल्यू थी वो आ रही थी। जैसे आज अगर आपको पता हो कि जो 1 रुपए का आप कॉइन देखते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें 1 रुपए से भी कुछ ज़्यादा बनाने में जाता है, मैन्युफैक्चर करने में जाता है। वैसे ही ये माना जाता है कि जो टोकन करेंसी की इसने वैल्यू रखी थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उससे ज़्यादा जा रही थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो इसने टोकन करेंसी चलाई थी ना, फिर लोग बाग जैसे आज के टाइम में फेक करेंसी आती है, उस टाइम भी फेक करेंसी आई थी। तो ये फेक करेंसी को नहीं रोक पाया था, जिसकी वजह से ये टोकन करेंसी भी फेल हो गई बुरी तरह, और ये भी इसे बाद में वापस लेनी पड़ी। बाद में इसे एग्रीकल्चर में बहुत दिलचस्पी थी। तो देखो, फेमाइन आई, बहुत सारी चीज़ें आई, जो ऊपर आपका पंजाब वाला रीजन है उधर। तो इसने एक डिपार्टमेंट बनाया
कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया है सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए। मैंने यहाँ कहीं तो मेंशन किया होगा, अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला हुआ है टू प्रमोट एग्रीकल्चर, ये एक डिपार्टमेंट फाउंड करता है दीवान ए कोही। कौन सा डिपार्टमेंट फाउंड करता है? दीवान ए कोही। और कहीं ना कहीं इसमें जो लोग थे, जो ऑफिशियल थे, वो इनकॉम्पिटेंट थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो इसको संभाल नहीं पाए। और इसका जो ये एक्सपेरिमेंट था कि भाई हम डिपार्टमेंट दीवान ए को ही बनाएंगे और उसके थ्रू हम एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे, ये जो फेमाइन वगैरह हो रही हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी ये नहीं कर पाता है। इसी की वजह से हम इसको क्या बोला जाता है? बाइजेस्ट फूल बोला जाता है। और बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसके यहाँ पर शासन काल में एक इब्न बतूता था। ध्यान रखना, ये कहाँ का था? मोरक्को का था। कहाँ का था? कभी कभी पूछ लेता है कि जो इब्न बतूता है कहाँ का था। ये बेसिकली पोइट था, स्कॉलर था, और कहाँ का था? मोरक्को का था। और ये एक बहुत सारे टेक्स्ट लिखता है, एक मोस्ट फेमस टेक्स्ट है रिहाला। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछे कि रिहाला किसने लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक इसी को एज अ एनवॉय बना के, अपना एनवॉय बना के चाइना भी भेजता है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि चाइना को एनवॉय जो भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको किसको भेजा था, तो वो इसी को भेजता है, ये ध्यान रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक देखो, एक ख्वाजा ख्वाजा मोइन ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती की एक दरगाह थी, कहाँ पर? अजमेर में। ये उसको विजिट करने वाला फर्स्ट सुल्तान भी बना, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बना? फर्स्ट सुल्तान भी बना। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो, जब इसका टाइम पीरियड था ना, इसके अगेंस्ट, जैसे साउथ इंडिया में भी कुछ टेरिटरी थी कि वहाँ पर रूलर राज कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं के अंडर आते थे, इन्हीं के अंडर राज कर रहे थे। तो एक किंग, एक रूलर के बारे में ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। उसका नाम था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन, जो कि अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, पूरा नाम बहुत बड़ा है भाई इसका, बहामन शाह। बेसिकली ये साउथ इंडिया में रूल कर रहा था, और ये रिवॉल्ट कर देता है दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट। और उस वक्त दिल्ली सल्तनत में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो बेसिकली ये रिवॉल्ट कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट, और अपना एक नया किंगडम इस्टेब्लिश करता है 1347 में। उस किंगडम का नाम होता है बहामनी किंगडम। तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बहामनी किंगडम का जो फाउंडर है वो कौन है, तो यहाँ पर जो बहामनी किंगडम का फाउंडर है वो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह है, जिसने 1347 में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जाके साउथ इंडिया में अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर को बिल्ड किया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, ये भी अक्सर पेपर में आपसे पूछ ली जाती है। अब और चीज़ें देख लेते हैं। इसने हरिहर वन और बुक्का को साउथ इंडिया में भी भेजा था, क्या करने के लिए? विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। और देखो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, वैसे तो यहाँ पर हमको नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पे, तो हमको इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा मुगल पीरियड शुरू होना चाहिए। लेकिन जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये हरिहर वन और बुक्का को भेजता है साउदर्न एक्सपेडिशन के लिए, और वहाँ पर ये लोग विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर के बाद विजयनगर एम्पायर को पहले कवर करेंगे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर आपका मुगल पीरियड से पहले इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी के अराउंड ही डेवलप हुआ था। तो अब यहाँ तो हम इस लेक्चर में तो करेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ, इस लेक्चर के बाद पहले हम विजयनगर एम्पायर करेंगे, उसके बाद हम मुगल पीरियड के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो मैं विजयनगर एम्पायर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया, किसने इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर हरिहर वन और बुक्का यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। इनकी एक अलग कहानी है, बाद में ये कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक सेंट के उसमें आके, लेकिन ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ये कैपिटल को ट्रांसफर करता है दौलताबाद से, दिल्ली से दौलताबाद। ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले कि बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई, तो ये इंसान बेगमपुरी मस्जिद को भी बिल्ड करता है यहाँ पे, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसी के पीरियड में एक तारीख ए फिरोज शाही लिखी जाती है, जिसको कौन लिखता है? जियाउद्दीन बरूनी लिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू विजिट द अजमेर सिरिन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो
ऑब्वियसली ये आपके पेपर में पूछा गया होगा, तभी यहाँ पर हमने मेंशन किया है, तभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मानो ये जितनी भी यहाँ पे स्लाइड्स पे चीज़ें मेंशन है ना, वो तो सारी पेपर में कभी ना कभी पूछी गई हैं, और जो मैं कुछ एड ऑन कराता हूँ वो भी पूछी गई हैं। हाँ, जिनका मैं बोलता हूँ कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में आपके ना तो पूछी गई हैं, बहुत मुश्किल है या बहुत हार्ड बनाने की कोशिश करेगा तभी पूछता है। लेकिन मैं वो आपकी नॉलेज के लिए, आप उस स्टोरी से कनेक्ट कर पाओ, आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने एक दीवान एक को ही डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, किसके लिए? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। इसको हम बाइजेस्ट फूल के नाम से क्यों जानते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे। एक और रीजंस ऐसे रहा कि जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे था ना, वो इसने बहुत सारे, एक माली था उसको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बना दिया। एक ये बताते हैं वाइन डिस्टिलर था, ठीक है, जिसका देखो यहाँ भी है, अजीज खुम्बार करके एक व्यक्ति था, जो कि कौन था? वाइन डिस्टिलर था। उस इंसान को इसने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। तो ये भी मतलब एक तरह से कह सकते हो कि भाई अब तुम किसी को भी उठा के एक बड़ी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कैसे दे सकते हो। लेकिन ठीक है, वो पता नहीं उसका क्या माइंडसेट रहा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का माइंड बहुत तेज होता है, और लेकिन वो बड़ी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। क्या कुछ कुछ तो देखा होगा उसके अंदर, ठीक है, जो इसने बनाया। वो तो हम सब बातों में नहीं जाएंगे, बट हाँ, ध्यान रखना, ये भी एक रीजन है इसका बाइजेस्ट फूल कहने का। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो देखो, फिरोज शाह तुगलक किसके कजन थे? तो फिरोज शाह तुगलक जो कजन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे कजन था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक साउथ पे भी कब्जा करना चाह रहा था। जैसे मैंने बताया, उसका जो पर्पस था ना, दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफर करना, वो यही था कि भाई मैं साउथ पे भी रूल करूंगा, इंडिया के मतलब नॉर्थ इंडिया के साथ, दिल्ली के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ये बोलता है भैया साउथ इंडिया गया बाहर में, हमें साउथ इंडिया पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना, साउथ इंडिया को जो रूल कर रहा है उसे करने दो, पहले अपना घर बचाओ। कहते हैं ना कि दूसरे घर पे कब्जा कर तो करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर ले, तो भैया पहले अपना घर बचाओ। तो ये जो फोकस करता है पूरा दिल्ली सल्तनत पे पूरा फोकस करता है, पूरा नॉर्थ इंडिया पे ये फोकस करता है। ये साउथ इंडिया के एक्सपेडिशन को छोड़ देता है, साउथ इंडिया पे कब्जा करने के बारे में ये सोचना छोड़ देता है, और पूरा फोकस इसका दिल्ली पे रह जाता है। दिल्ली सल्तनत को और उधर एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, नॉर्दर्न वाले रीजन में ही, ना कि साउथ वाले रीजन में। ये साउथ वाले रीजन को बिल्कुल पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल देता है। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नहीं सोचता है कि नहीं भाई मैं साउथ में भी करूंगा, नॉर्थ में भी करूंगा। इसका पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया पे यहाँ पे रहता है। और यहाँ पर देखो, इसके रीजन में क्या हुआ था ना, कि बहुत सारे इंडियन स्टेट्स थे जो अपने आप को मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे, और इसको प्रेशर बना रहे थे। जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा, हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो इसके अंदर नोबल्स थे, या अंदर इसके अंदर रूलर्स आते थे, जो कि चाह रहे थे कि भाई हम इस कंट्री को, इस देश को, भारतवर्ष को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी मना कर देता है कि भाई यहाँ पर मेजोरिटी है हिंदूज की, हम इसे इस्लामिक स्टेट नहीं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते। लेकिन ये भाई साहब आते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, इंडिया एक इस्लामिक स्टेट है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी ना इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। इंडिया हमेशा से एक सेकुलर स्टेट रहा है और हमेशा रहेगा। और देखो, अगर आपके पेपर में कभी ये पूछ ले, देखो हम एक टैक्स पढ़ते आ रहे हैं, जजिया टैक्स। ये टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जजिया टैक्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसकी शुरुआत पूछे कि इसको शुरुआत किसने किया था, तो इसको जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इसको एक सेपरेट टैक्स बनाया, वो किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। क्योंकि पहले ये जो जजिया टैक्स था, ये किसके अंडर आता था? ये लैंड रेवेन्यू टैक्स के अंदर आता था। लैंड रेवेन्यू टैक्स के अंदर यहाँ पे आता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, ये हम देख चुके हैं। इसको ग्रेट बिल्डर के नाम से कंसिडर किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ग्रेट बिल्डर के नाम से इसको क्यों कंसिडर किया जाता है? तो ग्रेट बिल्डर के नाम से इसको इसलिए कंसिडर किया जाता है, लगभग 300 प्लस शहरों का इसने निर्माण किया था, लगभग 300 सिटीज इसने बिल्ड की थी। अगर उनमें से देखा जाए तो फिरोज शाह कोटला सिटी, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि, ये सभी शहरों का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। और इसके द्वारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनाया गया था, दर उल शिफा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी अभी डिपार्टमेंट, जैसे कि ही स्टार्टेड दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात में क्या है कि ये जो पुअर गर्ल्स होती थी उनकी मैरिज में उनको असिस्ट करता था,
ठीक है, उनकी मैरिज कराने का प्रावधान था। लेकिन ये जो भी था, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल था, दीवान ए खैरात था, बेसिकली ये मुस्लिम्स के लिए था, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर नहीं था। ठीक है, वैसे इतना पेपर में नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि चैरिटेबल हॉस्पिटल जो था उसका नाम था दर उल सिफा, और यहाँ पर दीवान ए खैरात क्या था, मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स के लिए बेसिकली उनकी हेल्प करता था। और अगर हम देखा जाए पूरे मीडिएवल हिस्ट्री में या दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिलेब किसके पास थे, किसके टाइम पीरियड में थे, तो सबसे ज़्यादा सिलेब आपको फिरोज शाह तुगलक के पास ही देखने को मिलेंगे। लगभग ये माना जाता है 1,80,000 लगभग इसके पास सिलेब थे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, ये 4 तरह के टैक्स लगाता है। एक टैक्स का नाम होता है यहाँ पे खराज, जिसको लैंड टैक्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि 1/10% ऑफ, मतलब 1/10 आपको प्रोड्यूस का देना पड़ेगा। जकत का मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपको 2% देना पड़ेगा। जिजिया जो था वो नॉन मुस्लिम्स में था। और जो एक खम्स टैक्स था, जो आपकी बूटी है ना कैप्चर की जाती है, जो वॉर में बूटी कैप्चर की जाती थी, वो 1/5 राजा को जाती थी, बाद बाकी जो सोल्जर्स होते थे उनमें डिवाइड होती थी। तो ये 4 तरह के टैक्स थे इसके टाइम पर, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा तैमूर इन्वेजन के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर से दिल्ली सल्तनत में एक ही तो प्रॉब्लम चली है हमेशा, कि सक्सेशन की प्रॉब्लम हमेशा चलती आई है, कि जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसको सक्सीड कौन करेगा। सक्सेशन की प्रॉब्लम फिर होने लगी कि भाई अब सक्सीड कौन करेगा। और इसी टाइम पीरियड पे जब इसकी डेथ होने के बाद, अब देखो रूल तो इन्होंने 1412 तक किया है, डेथ इसकी 1388 में ही हो गई। अब क्या होने लगा कि जो लोकल जमींदार होते थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जो पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, पहले जो तुगलक डायनेस्टी के अंदर आते थे, अब वो क्या करने लग गए कि अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करने लग गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए। अब ऐसे करते करते जब तुगलक डायनेस्टी का रूल धीरे धीरे क्या होने लगा, सिमटता शुरू हो गया, धीरे धीरे जो टेरिटरी हैं वो कम होने लग गई, जो रीजन में रूल था दिल्ली सल्तनत का वो कम होने लग गया। और ये मानते हैं कि एंड में इतना कम हो जाता है कि बिल्कुल जो दिल्ली वाला रीजन है ना, वहीं तक इनका जो टेरिटरी थी वहीं तक रह जाती है। और ये और माना जाता है कि इसके बाद तैमूर इन्वर्जन होता है, तैमूर का जो इन्वेजन होता है उसके बाद दिल्ली और वीक बन जाती है। और धीरे धीरे 1412 में या 1414 तक आते आते एक नई डायनेस्टी की अब यहाँ पर शुरुआत होगी, जिसका नाम हम सैयद डायनेस्टी देते हैं। उसके बारे में अब आगे हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें तैमूर इन्वेजन को समझना पड़ेगा, क्योंकि तैमूर इन्वेजन ही एक वजह बनता है किस चीज़ का, यहाँ पर सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन का। अभी देखो यहाँ पर हम सब ये चीज़ तो देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है तो कैसे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपका वीक पड़ने लग जाता है। वहीं पर एक तो दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी वीक पड़ रहा था, बहुत सारे लोकल जमींदार्स और जो छोटे राजा थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। अब उसी वक्त तैमूर का इन्वेजन होता है, और इंडिया को वो जब इन्वेड करता है तो दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, और जो दिल्ली वाला रीजन था सिर्फ दिल्ली सल्तनत वहाँ तक सिमट के रह जाता है। अब क्या होता है, जब इन्वेजन हो रहा है यहाँ पर, तो उस वक्त जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका एक रूलर था महमूद तुगलक। ठीक है, तो महमूद तुगलक दिल्ली से भाग जाता है। अब एक बात बताओ, जो मेन इंसान जो दिल्ली पे राज कर रहा है, अब डर की वजह से, क्योंकि उसे पता था कि भाई मैं नहीं भागूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर महमूद तुगलक जब दिल्ली से भाग जाता है ना, इसको देख, पहले तो कम रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर रहे थे, फिर और ज़्यादा रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करने लगे। और एक तरफ से मान सकते हो कि दिल्ली पूरी तरह से यहाँ पर वीक पड़ चुकी थी। और यहाँ पर हमको एक चीज़ समझने वाली बात है, जब तैमूर इन्वेजन हुआ था ना, तो एक खिज्र खान व्यक्ति था जो कि हेल्प करता है किसका, तैमूर का इन्वेजन में, इंडिया को इन्वेड करने के लिए। तो इसके बदले में अब तैमूर क्या करता है, खिज्र खान को लाहौर का गवर्नर बना देता है। और यही खिज्र खान आगे चल के सैयद डायनेस्टी की नींव रखता है। ये खिज्र खान क्या करता है, 1414 में, 1414 में खिज्र खान क्या करता है, दौलत खान को डिफीट कर देता है। किसको डिफीट कर देता है, यहाँ पर दौलत खान को यहाँ पर डिफीट कर देता है, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है। और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिस डायनेस्टी का नाम क्या है यहाँ पर, सैयद डायनेस्टी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सैयद डायनेस्टी का अगर रीन देखें
तो यहाँ पर 1414 से लेके 1451 तक है, ज़्यादा टाइम तक इन्होंने यहाँ पे रूल नहीं किया। इसके जो फाउंडर थे वो खिज्र खान थे। उसके बाद इसको जो सक्सीड करता है वो मुबारक शाह यहाँ पे सक्सीड करता है। ठीक है, मुबारक शाह के बाद बेसिकली ये जो मुबारक शाह होता है ये खिज्र खान का ही बेटा होता है। ठीक है, इसके बाद इसको जो सक्सीड करता है वो मोहम्मद शाह करता है, और लास्ट रूलर जो होता है आलम शाह होता है। और इस आलम शाह को हम अलाउद्दीन के नाम से भी जानते हैं। अब अलाउद्दीन खलजी से एसोसिएट मत करना इस नाम को। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये इनका खिज्र खान वगैरह का जो टाइम पीरियड है, वैसे तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। यहाँ से इस जो डायनेस्टी है ज़्यादा सवाल आपके नहीं बनते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि खिज्र खान ने यहाँ 1414 में एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी, और खिज्र खान की 1421 के समथिंग डेथ हो जाती है। वो सारी डेट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपका मुबारक शाह आता है जो कि 1421 से लेके 1434 के समथिंग तक रहता है। फिर बेसिकली कुछ नोवेल्स होते हैं वही इनको इसको कॉन्स्पिरेसी करके मुबारक शाह को कॉन्स्पिरेसी करके मरवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद महमूद शाह आता है, और उसके बाद आलम शाह आता है, और ये सब इनकॉम्पिटेंट रूलर होते हैं। और यहाँ पर आप फिर से एक बात समझ सकते हो कि जैसे ही डेथ होती है ना यहाँ पर मुबारक शाह की, ठीक है, 1434 में फिर से जो आपके डेक्लाइन शुरू हो जाता है सैयद डायनेस्टी का। और जब किसी डायनेस्टी का डेक्लाइन शुरू होता है तो ये चीज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो और रूलर्स होते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, क्योंकि जैसे सैयद डायनेस्टी आई थी तो बहुत सारी डायनेस्टी, मतलब जैसे खिज्र खान था, मुबारक शाह था, इन्होंने बहुत सारे टेरिटरी को वापस से दिल्ली सल्तनत में ऐड किया था। लेकिन फिर से अपने आप को, जैसे मुबारक शाह जो कि लास्ट कॉम्पिटेंट रूलर था, इसके बाद मोहम्मद शाह और ये आलम शाह इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, तो इनके टाइम पीरियड में फिर से लोग बाग अपनी जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं उनको डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर से जो आपकी दिल्ली सल्तनत है फिर से सिमट के रह जाती है, और इस बार बहुत बुरी तरह से सिमट के रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि आलम शाह जो कि लास्ट रूलर था, इस आलम शाह के साथ साथ ये सैयद डायनेस्टी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है, सैयद डायनेस्टी का भी यहाँ पर पतन हो जाता है। अब यहाँ पर एक नई डायनेस्टी उभर के आएगी जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है, वो है हमारी लोधी डायनेस्टी। और यहाँ पर अगर हम लोधी डायनेस्टी के बारे में देखें तो लोधी डायनेस्टी एक तरह से मान सकते हो कि फिर से दिल्ली सल्तनत को रिवाइव करने का काम करती है। फिर से दिल्ली सल्तनत जो कि वीक पड़ चुकी थी उसको कॉन्सोलिडेटेड करने का काम करती है। तो लोधी डायनेस्टी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लोधी डायनेस्टी के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं बहलोल लोधी के बारे में। तो बहलोल लोधी ही था जिसने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी। बहलोल लोधी ने ही ये बेसिकली फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का। अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कौन था, कहाँ से आया, तो सबसे पहले तो एक गिलजई ट्राइब, अगर कभी आपसे पेपर में पूछ ले गिलजई ट्राइब कहाँ की थी, गिलजई ट्राइब ऑफ अफगान। तो ये जो ट्राइब थी ये अफ़गान की ट्राइब थी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा बहलोल लोधी के बैकग्राउंड में जाए ना, तो लगभग 1431 में पहले तो ये सरहिंद करके एक टेरिटरी थी, वहाँ पर गवर्नर बनता है। फिर धीरे धीरे ये मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, इन पर कब्जा कर लेता है। पंजाब को भी अनेक्स कर लेता है, और ये जौनपुर को भी अनेक्स कर लेता है। जौनपुर को भी ये अनेक्स कर लेता है धीरे धीरे करके। और जब इसको देखने लग जाता है, पता चल जाता है कि भाई दिल्ली सल्तनत अब पूरी तरह से जो आपकी यहाँ पर सैयद डायनेस्टी है वीक पड़ चुकी है, तो 1451 में अपनी आर्मी लेके आता है दिल्ली में, और दिल्ली में डिफीट करके जो आपका लास्ट सैयद डायनेस्टी का रूलर था उसको डिफीट करके दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, और वहाँ से दिल्ली डायनेस्टी की आपकी शुरुआत होती है। ठीक है, और बहलोल लोधी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट टेक्स्ट में मिलेगी। ये माना जाता है कि ये अपने कोर्ट में उस पर नहीं बैठता था, थ्रोन पे नहीं बैठता था, जो नोबल्स होते थे उनके साथ नीचे कारपेट पे बैठता था, जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये जो राजा है ये लोगों के द्वारा चुना गया ही राजा है। ठीक है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, ये दिखाने की कोशिश करता था कि हम सब एक हैं। और बेसिकली एक तरह से कहते हैं ना कि लोगों के मन में, दिल में एक जगह बनाने की ये कोशिश करता था वो। इसका एक तरह से आप मान सकते हो कि उसकी चाल थी या सारी चीज़ें, मतलब एक दिमाग ही होशियार होगा कि ठीक है भाई, हर इंसान का अपना एक अलग तरह से होता है कि किसको किसकी दिल में किस तरह से जगह जगह बनानी है। और बहुत सारे इसके अगर देखा जाए तो
मैंने बताया ना कि जो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से जो वीक पड़ चुकी थी उसको कंसोलिडेटेड करता है, बहुत सारी जगह को ये वापस से कब्जाता है, जैसे कि आपका मतलब बहुत सारे रूलर्स के अगेंस्ट ये लड़ाई करता है। पटियाला, अलीगढ़, साकेत, संभल, मेरठ, बहुत सारे जोन्स को वापस से ये अपने दिल्ली सल्तनत में जोड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अराउंड 1489 इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये सुल्तान था, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ जौनपुर, और जौनपुर को ये अनेक्स्ट कर लेता है दिल्ली सल्तनत में, ये ध्यान रखना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम, अच्छा ठीक है, यहाँ पर सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ते हैं, और मैंने आपको बहलोल लोदी के बारे में बता दिया है, ठीक है। कभी लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे कि लाहौर को कब अनेक्स किया, लेकिन हाँ पूछ सकता है ये कि कौन कौन सी टेरिटरी इसने अनेक्स की, ठीक है, वो एक बार नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा एज इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं लोधी वंश का महान शासक के बारे में, ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में, कि जो लोधी वंश का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था वो था यहाँ पर सिकंदर लोधी। और यहाँ पर जो सिकंदर लोधी था वो किसका बेटा था, तो ये बहलोल लोधी का ही यहाँ पर बेटा था। अगर हम बात करें कि आगरा सिटी को ब्यूटीफुल करने में और निर्माण करने में अच्छी तरह से किसका हाथ है सबसे ज़्यादा, सिकंदर लोधी का। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा सिटी को किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, तो सिकंदर लोधी के द्वारा ही यहाँ पर आगरा सिटी को बिल्ड किया गया था। और यहाँ पर ये आगरा को अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगरा को क्या बनाने की काम करता है, यहाँ पर ये सेकंड कैपिटल भी बनाई जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये गज ए सिकंदरी भी इंट्रोड्यूस करता है। कभी अगर आपसे पूछे, एक बेसिकली ये मेजरमेंट था, तो गज ए सिकंदरी किसने दिया, तो सिकंदर लोधी ही यहाँ पर देता है। बेसिकली इसके नाम से भी यहाँ पे मैच होता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर याद कर सकते हो। और इसको ये माना जाता है कि ये जो गज ए सिकंदरी है ना, आगे जो मुगल पीरियड आएगा वो भी इसी का यूज करते थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी डेथ की बात करें तो 1517 के समथिंग ये इसकी डेथ हो जाती है, और किसी बीमारी की वजह से होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसके टाइम पीरियड पे एक और चीज़ ध्यान रखना, एक मालवा का घियासुद्दीन खिलजी करके रूलर था, ठीक है। घियासुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। वो जहाज महल बनवाता है, जहाज महल बनवाता है, ठीक है। तो आपके पेपर में एक बार पूछा गया था कि ये जहाज महल किसने बनवाया है, तो जहाज महल कौन बनवाता है यहाँ पर, घियासुद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन खिलजी। घियासुद्दीन खिलजी क्या करता है यहाँ पर, जहाज महल बनवाता है। और ये घियासुद्दीन खिलजी कौन था, सुल्तान ऑफ मालवा था, मालवा का सुल्तान था। इस जहाज महल को सिप पैलेस भी बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो सिप पैलेस भी हम इसको बोल सकते हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो डबल डोम है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था डबल डोम का जो फीचर, तो वो लोधी डायनेस्टी ने भी, लोधी डायनेस्टी ने ही किया था। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि डबल डोम का जो फीचर है जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आता है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो लोधी डायनेस्टी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड देखते हैं तो लगभग 1517 से लेके 1526 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है। और बेसिकली सबसे पहले ये क्या करता है, ग्वालियर को कॉन्कर्ड करता है, और जब ये ग्वालियर को कॉन्कर्ड करता है ना, ग्वालियर को बेसिकली हरा देता है, ग्वालियर के रूलर को, और वहाँ पर अपना मतलब वहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर देता है। अब भाई साहब इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। ये भाई साहब क्या करते हैं, चित्तौर पे अटैक कर देते हैं। किस पे अटैक कर देते हैं, चित्तौर पे अटैक कर देते हैं। और वहाँ के एक राजा होते हैं चित्तौर के, राणा संग्राम सिंह, नाम से ही खतरनाक लग रहे हैं ना, राणा संग्राम सिंह राजा होते हैं, जो ये बताते हैं कि इसको इतनी बुरी तरह से हराते हैं कि बहुत बुरी तरह से हराते हैं, और इतनी बुरी तरह से हरा देते हैं कि लोगों में इसके बाद इसका जो खौफ था वो ख़त्म होने लगता है। जो और छोटे छोटे रूलर्स थे उनके अंदर भी, मतलब इसकी पावर को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, इसकी प्रेस्टीज को इस फेलियर के बाद बहुत ज़्यादा, इस डिफीट के बाद बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और ये मानते हैं कि इसी के बाद जो छोटे छोटे प्रोविंस थे ना, उनके जो रूलर्स थे वो फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे और दिल्ली से अपने आप को अलग कर लिया। और वहीं पर अगर हम बात करें, उसी टाइम पर लाहौर में गवर्नर थे दौलत खान, और ये माना जाता है कि दौलत खान भी इसके अगेंस्ट हो गए, इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और दौलत खान ही नहीं, पूरे पंजाब
इसके अगेंस्ट लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये मानो कि फिर से जो आपकी लोधी डायनेस्टी के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत है वो फिर से वीक पड़ती चली गई। कहने का मतलब यह है जितनी भी डायनेस्टी आई उनका ख़त्म इसीलिए हुई कि क्योंकि एक तो इनकॉम्पिटेंट रूलर थे और ऊपर से जो इनकॉम्पिटेंट रूलर होने की वजह से लोग बाग दिल्ली से अपने आप को अलग करने लग गए, कंसोलिडेटेड नहीं कर पाए, जिस वजह से हर डायनेस्टी का जो पतन है वो धीरे धीरे होने लगता था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगती है। और अब पंजाब वगैरह सब ये इसके अगेंस्ट हो गए। अब यहाँ पर होती है बाबर की एंट्री, और बाबर यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि 1526 में बाबर आया था भारत, 1504 में बाबर आता है जो कि काबुल पे कब्जा करता है, पहले तो काबुल को हटियाता है। 1518 में फिर अटैक करता है जो कि पंजाब पे करता है, ठीक है, पंजाब को अपने हवाले कर लेता है। 1524 में बात करें तो पंजाब का पहले तो कुछ वाला रीजन किया था, 1524 में कंप्लीटली पंजाब को अपने बस में कर लेता है, ठीक है, कंप्लीटली उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद 1526 तो आप लोगों को पता ही है, जो कि एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मुगल पीरियड की शुरुआत होगी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जहाँ पर बाबर इस इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और एक दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर लोधी वंश के पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से एक नए एम्पायर की शुरुआत होती है, एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है जो कि है आपका मुग़ल एम्पायर, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर इब्राहिम लोधी देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, बेसिकली इसको डिफीट किया गया था बाबर के द्वारा 1526 में, किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, और ये लास्ट सुल्तान होता है आपके दिल्ली सल्तनत का। इसकी डेथ के साथ ही यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। इसकी डेथ के साथ ही यहाँ पर आपका जो आपकी लोधी वंश है उसका भी ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मुगल एम्पायर की जो शुरुआत होगी वहाँ से कवर करेंगे, लेकिन पहले हम विजयनगर एम्पायर कवर करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे। अब इस टॉपिक से पहले हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखो, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट ध्यान रखना जो कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है। तो जैसे एक डिपार्टमेंट है दीवान ए बिजारत, तो ये जो दीवान ए बिजारत था ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इसे बोलते थे, ठीक है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है। दीवान ए अर्ज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बलबन ने इसको शुरुआत की थी। दीवान ए इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग पत्राचार विभाग था ये, ठीक है, दीवान ए इंशा। दीवान ए रिसालत ये डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज के टाइम में अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना। उसके बाद ये तो मैं आपको बताया था जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर दीवान ए मुस्तक राज की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स की बात करें, तो कौन शुरुआत करता है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शुरुआत करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दीवान ये रियासत की, तो इसकी शुरुआत ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है, ओके, एक जस्ट वेट अ सेकेंड, दीवान ए को ही हम देख चुके हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक इसका स्टार्ट करता है। दीवान ए बैंड गन ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम दीवान ए खैरात, तो ये हम देख चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक शुरू करता है। और ध्यान रखना उलेमा किसको बोला जाता है, जो लर्नड थियोलॉजियन होते हैं और ज्यूरिस्ट होते हैं, जो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायवादी होते हैं, उनको उलेमा बोला जाता है। एक बार इस टर्म का मतलब पूछ लिया गया था पेपर में। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत फाइनली अनेक्स्ड जौनपुर, कि किस डायनेस्टी ने फाइनली यहाँ पर जौनपुर को अनेक्स्ट करता है। तो बताओ, हमने पढ़ा था जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, बहलोल लोधी के बारे में पढ़ रहे थे, तो कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी यहाँ पर, लोधी डायनेस्टी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोधी डायनेस्टी यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को काटते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो टाइपिंग में एरर हो गया होगा, तो लोधी डायनेस्टी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। और जौनपुर को कौन अनेक्स्ट करता है, तो बहलोल लोधी यहाँ पर
जो जौनपुर को अनेक्स्ट करता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर कोही वाज इस्टेब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो मैंने बताया था ना, ये किसका एक्सपेरिमेंट था, बाइजेस्ट फूल का, मतलब MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे MTS 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय सुल्तान बलवन आफ्टर द रिवॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ तुगरिल बेग। तो मैंने बताया था ना कि ये बंगाल का शासक था और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और रिवॉल्ट कर देता है किसके अगेंस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट। अब इसको क्या करता है, ये मार देता है और यहाँ पर किसको बिठाता है, बुग्र खान को बिठाता है, बुग्र खान को बंगाल का गवर्नर बना देता है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे कि हम ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बलवंश रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, कि जब एक पूर्ण निरकुंश के रूप में बलवन के शासन ने निम्नलिखित में से किस घटना को जन्म दिया। तो देखो मैंने बताया था ना, जब हम घियासुद्दीन बलवन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसने क्या करा था, क्योंकि वो एक चहलगानी का ही मेंबर था और उसे पता था कि अगर चहलगानी नहीं ख़त्म की गई तो वापस से चहलगानी में से कोई और मेंबर आके उसे भी ख़त्म कर सकता है। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, जो 40 स्लेव्स की जो आर्मी थी उसका क्या कर देता है, सरम मतलब ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड इन 1347। तो हमने देखा था ना कि बहामनी किंगडम किसने फाउंड किया था, बताओ यहाँ पर। तो बेसिकली पहले तो यहाँ पर ये पूछा गया कि सुल्तान कौन था उस वक्त दिल्ली का, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो MBT, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, सुल्तान था। और बहामनी किंगडम किसने इस्टेब्लिश किया, बताओ यहाँ पर। हम पढ़ चुके हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, हर चीज़ मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। द कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाई अराउंड 1197 AD बाई द सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कुब्बत उल इस्लाम किसने बनवाई थी, तो हम पढ़ चुके हैं किस डायनेस्टी ने बनवाई है, मामलुक डायनेस्टी ने। और मामलुक डायनेस्टी में भी किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर ये कुब्बत उल इस्लाम बनवाता है। और एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसको बनवाया था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे तो 7वां होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, डबल 6 हो गया, पिछले पे भी 6 लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप 3 डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज इन दिल्ली। इनमें से कौन सा दिल्ली का सुल्तान डिफरेंट 3 मार्केट्स को इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट कमोडिटीज के लिए दिल्ली में। तो ये पढ़ चुके हैं, कौन करता है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो इनको मतलब इनको जो लीड करता है, जो 3 कम्युनिटी मार्केट थी, इनको जो लीड करते थे उनको क्या बोलते थे, तो उनको बोलते थे सहाना, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने देखो एक तो सिल्वर के कॉइन चलाए थे जिनको हम क्या बोलते थे, टंका बोलते थे। एक इसने कॉपर के कॉइन चलाए थे जिनको हम जीतल बोलते थे। और मैंने यहाँ पर सिल्वर को ST से याद करवाया था आपको, ST, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सिल्वर कॉइन को जो इंट्रोड्यूस किया था उसको क्या बोले जाता था, तो उसको यहाँ पर टंका बोला जाता था, ये यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, विच क्रॉनिकलर ऑफ द मीडिएवल एज रिकॉग्नाइज्ड दैट रजिया वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो देखो मैंने आप बताई थी ना, मिनहास ई सिराज एक किताब लिखते हैं तवाकत ए नसीरी, जिसमें बताते हैं कि रजिया जो थी वो मोर कॉम्पिटेंट थी देन हर ब्रदर्स। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिनहाज ई सिराज, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, बिच रेड एंड वफ सैंडस्टोन इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया बिल्ट इन 13th सेंचुरी। तो मैंने आपको बताई थी कि जो टॉलेस्ट टावर है कुतुब मीनार, वो किसकी बनी हुई है, सैंडस्टोन की। तो वही यहाँ पर 13th सेंचुरी के समथिंग ही बनी थी, आप सभी को पता है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सुल्तान गौरी होगी, यहाँ पे घड़ी नहीं होगी, सुल्तान गौरी टॉम्ब इज सिचुएटेड टू वेस्ट ऑफ कुतुब इन दिल्ली, इज लाइक अ फोर्ट्रेस विद इन अ वॉल्ड इनक्लोजर विद बेसन्स ऑन द कॉर्नर्स होना चाहिए,
कॉर्नर्स विद इट्स अंडरग्राउंड ग्रेव चैम्बर। तो जो इसका अंडरग्राउंड ग्रेव चैम्बर था ना, ये मैंने बताया नहीं था, मोहम्मद गौरी की टॉम्ब दिल्ली में, ये तो हमने देखा था, लेकिन इसका जो अंडरग्राउंड ग्रेव चैम्बर था वो ऑक्टागोनल शेप का था। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट एन एलिफेंट पढ़ रहा हूँ, एलिगेंट 2 स्टोरी शिप प्लेस। बेसिकली ये जहाज महल की बात कर रहा है। बताओ, MTS 2024 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, इसीलिए मैं वहाँ पर आपको बता भी रहा था। बिटवीन 2 रिजर्वॉयर्स नेम्ड जहाज महल। तो ये जो जहाज महल है किसने बनवाया है? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया है, जो कि सुल्तान था मालवा का, ये हम पढ़ चुके हैं। हु वाज सेंट एज एन एनवॉय टू चाइना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाइना में एज अ एनवॉय किसको सेंड करता है? इवन बतूता को करता है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू विजिट द अजमेर श्रीन ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका भी आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, हमारे टोटल 13 क्वेश्चन थे, जो आपके 13 नहीं 14 क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन डबल वो 6 दो बार लिखा था, तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन है जो दिल्ली सल्तनत से SSC MTS 2024 में पूछे गए। और आपने देखा जो हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन उसी पढ़े हुए में से आए, सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं। आपको कैसा लेक्चर लगा प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और PDF के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसकी प्राइस 199 है। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की PDF हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज करो कि भैया मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको आगे क्या कैसे पे करना है, एक QR कोड बेसिकली सेंड किया जाएगा, उस पर पे करोगे, विद इन 24 आवर्स आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ क्योंकि यार बहुत लेट हो गया है, लगभग अभी 3:30 बज रहे हैं रात के। ठीक है, सुबह ऑफिस भी जाना है भाई, है ना, रात के नहीं अब तो सुबह का बोलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं चलता हूँ सोने। और अब आपको तो ये लेक्चर 10 बजे मिला होगा सुबह, तो अगर आप टाइम पे देख रहे हो तो आप आराम से अपनी पढ़ाई करो। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।